हेलो स्टूडेंट, मैं हूं राहुल। नालंदा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पता है कि एमपीपीएससी की स्पेशल सीरीज में ये हमारा एमपीपीएससी 2012 का प्री सोल्व पेपर है। ठीक है, इसको हम पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इसमें आने वाली सभी प्रश्नों को, कौन कौन से प्रश्न आपको आगे की परीक्षा में इंपॉर्टेंट रहेंगे वो मैं आपको सभी इसमें बताऊंगा और साथ साथ में फुल एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको आगे के और इनके रिलेटिव जितने भी प्रश्न हैं वो आसानी से कवर हो जाए फ्रेंड्स। ठीक है, नालंदा एकेडमी पर आपको याद रखना कि पीएससी, एसएससी, बैंक, यूपीएससी, एमपीपीएससी, पुलिस, व्यापम आदि एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है। इसका मेन ब्रांच हमारी सीपरी शहर में है, सीपरी जिले में। ठीक है फ्रेंड्स, आप यहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के सीपरी जिले में आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसके साथ साथ हम अदर्स एग्जाम की भी सीरीज लेकर आएंगे। बस आप जुड़े रहिए नालंदा एकेडमी से। तो बिना देरी किए, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखिए जरा। पहला प्रश्न है, भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ठीक है, याद रखोगे भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर, तो याद रखोगे भारतीय टाइगर को बचाने के लिए इनकी घटती संख्या को देखने के लिए भारत सरकार ने 1973 में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था। इसके तहत सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान था, पहला जो नेशनल पार्क था, वो था कौन सा? जिम कॉर्बेट। इसको भी आप याद रखोगे। ठीक है, टाइगरों को बचाने के लिए 1973 में क्या किया था? प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया था। और उसके लिए सबसे पहले जो पार्क था, पहला जो राष्ट्रीय उद्यान था, जिम कॉर्बेट पार्क था। ठीक है, इसको भी आप याद रखोगे। साथ साथ में वर्तमान में याद रखोगे कि सबसे पहले सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जहाँ पर टाइगरों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो इसमें ही अपना मध्य प्रदेश सबसे पहले नंबर पर है। ठीक है, जिसमें टोटल संख्या 526 है। टोटल संख्या 526 है 2019 की गणना के अकॉर्डिंग, जो पशु गणना होती है 2019 की गणना के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इसके बाद जो आता है 524, वो आता है कर्नाटक। पहले कर्नाटक क्या था? ठीक है, टाइगर स्टेट के रूप में था, लेकिन वर्तमान में याद रखोगे टाइगर स्टेट वर्तमान में हमारा मध्य प्रदेश ही है। ठीक है, एमपी ही क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। ये कुछ इससे अन्य प्रश्न परीक्षा में बनेंगे। तो हमारा इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला आंसर सही हो जाएगा कि 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? आंसर हो जाएगा डी वाला। देखिए, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को करती है। ठीक है, किसको करती है? मुख्यतः प्रभावित रक्त की ऑक्सीजन को वहन क्षमता को प्रभावित करती है। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड जो विषाक्तता मुख्यतः रक्त की ऑक्सीजन को क्या करती है? वहन करने की क्षमता प्रभावित करती है। वास्तव में कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में घुल जाती है, जिससे ऑक्सीजन की जो वहन करने की क्षमता होती है ना, बाधित होती है। ठीक है ना, याद रखोगे। इस कारण से इसको क्या करती है? जो प्रभावित करती है। तो डी वाला आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर निम्नलिखित में से किसका मापन करता है? एनीमोमीटर निम्नलिखित में से किसका मापन करता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा पवन के वेग को। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है ना, एनीमोमीटर पवन के वेग को मापता है। इसके द्वारा वायु की गति और दिशा ज्ञात की जाती है। किसके द्वारा? एनीमोमीटर के वायु की गति और दिशा ज्ञात की जाती है। ठीक है, याद रखना। साथ साथ में याद रखोगे कि जो समुद्र की गहराई, पानी की गहराई होती है, इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई, पानी की गहराई को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, स्थिति विज्ञान। जरा ध्यान देना, स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है स्थिति विज्ञान? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो याद रखो, विश्राम की स्थिति से। स्थिति विज्ञान किससे? विश्राम की स्थिति से संबंधित है। वस्तुतः स्थिति विज्ञान में भौतिक वस्तुओं पर लगे बलों एवं बल आगुड़ों की उपस्थिति में स्थैतिक संतुलन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, याद रखोगे। तो बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? देखिए, कोबरा जहरीला है, वाइपर जहरीला है, कोरल स्नेक जहरीला है, लेकिन अजगर क्या है? जहरीला सांप नहीं है। ठीक है, याद रखोगे। साउथ एशिया में पाए जाने वाला यह अजगर, ठीक है, विषहीन होता है। कैसा होता है? यह विष
हीन होता है अजगर एक तरीके से, ठीक है। हमारे क्षेत्र में ही पाया जाता है अजगर, मुख्यतः देखा जाए तो भारत या साउथ एशिया के क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है, तो किसके द्वारा पहुंचता है? तो याद रखोगे ए वाला ही आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, वायरस और मादा एडिस मच्छर के द्वारा पहुंचता है, ठीक है। डेंगू बुखार किसके द्वारा पहुंचता है? मादा मच्छर के द्वारा पहुंचता है, ठीक है। और साथ साथ में ये क्या होता है? वायरस होता है, ये क्या होता है? वायरस होता है, ठीक है, याद रखोगे। इसे क्या कहते हैं? ये जो डेंगू बुखार होता है इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं हम, ठीक है, हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। इस तरीके का अगर प्रश्न आ जाए तो याद रखना, ठीक है, हड्डी तोड़ बुखार में, जिसमें क्या होता है? सिर, आँख और जोड़ों में क्या होता है? दर्द होता है एक तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपने, अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? देखिए जो अजंता की गुफाएं, ये क्वेश्चन विभाग के द्वारा हटा दिया गया था। अब किससे संबंधित है? इसमें 4 ऑप्शन में थोड़ा सी गड़बड़ी है, क्योंकि अजंता की जो गुफाएं है ना, महाभारत काल से भी संबंधित है और जातक कथाओं से भी संबंधित है, ठीक है ना। किससे? महाभारत से भी और जातक कथाओं से भी। तो याद रखोगे हमारा बी और सी आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा इसमें, तो दोनों आंसर यहाँ पर सही होंगे, ठीक है। चलिए, तो अजंता की गुफाओं को याद रखोगे, महाभारत कालीन भी है और जातक कथाओं से भी संबंधित है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब जातक कथाएं भी याद रखोगे, जातक कथाओं की जगह अगर बौद्ध धर्म आ जाता तो ये भी सही होता, ठीक है ना। अगर बौद्ध धर्म आ जाता तो ये भी सही होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? त्रिपिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। त्रिपिटक में कितने पिटक आते हैं? 3 पिटक आते हैं। ये कौन कौन से पिटक हैं? विनय पिटक, सुक्त पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है। तीनों पिटक हैं जिसमें बौद्ध धर्म का उल्लेख किया गया है, उसकी शिक्षा का, उसके उपदेशों का, उसकी कथाओं का वर्णन किया गया है त्रिपिटक में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन है हमारा, कल्लड़ द्वारा रचित राजतरंगी, कल्लड़ द्वारा रचित राजतरंगी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो याद रखोगे कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। किसके? कल्लड़ के द्वारा, जो संस्कृत के महान कवि कहे जाते हैं कल्लड़, उनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है राजतरंगी, उसमें कश्मीर का इतिहास वर्णन है, वहाँ की राज व्यवस्था या प्रशासन का वर्णन है, ठीक है, साथ साथ में वहाँ की कला और संस्कृति का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? अमीर खुसरो इनमें चारों में से किसके शासनकाल में संबंधित थे? तो याद रखोगे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से। देखिए अमीर खुसरो जो एक्चुअली थे ना, ऐसे सल्तनत काल, पहले तो इनका टाइम पीरियड आपको याद रहना चाहिए, 13वीं व 14वीं, याद रखोगे 13वीं व 14वीं सदी में, यानी कि सल्तनत काल में जितने ज़्यादा शासक हुए उनके समय, सभी के समय क्या रहे? ये अमीर खुसरो उनके समकालीन रहे, ठीक है। ये सुप्रसिद्ध कवि थे, संगीतकार थे, इतिहासकार थे। इनका जो मूल नाम था ना, तो याद रखोगे अमीर खुसरो का जो मूल नाम माना जाता है वो था मोहम्मद हसन। कौन था? मोहम्मद हसन इनका मूल नाम था, याद रखोगे। ये 13वीं 14वीं सदी में लगभग 7 शासकों के समकालीन थे, 7 शासकों के समकालीन थे, ठीक है, अमीर खुसरो, ठीक है। साथ साथ में मुख्य रूप से ये अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। खुसरो को अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहा है? तो याद रखोगे भारत का तोता। क्या कहा है? भारत का तोता कहा है, ठीक है, भारत का तोता। तो याद रखोगे या तोतीय हिंद भी इनको कहा जाता है, अमीर खुसरो को, ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन है हमारे इसमें कि मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? आंसर हो जाएगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के, ठीक है। और डिटेल में अगर क्वेश्चन आ जाए कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तो है, और सिंध प्रांत के किस जिले में? लरकाना जिले में, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो लरकाना जिला, ठीक है, लरकाने जिले में वर्तमान में मोहनजोदड़ो की स्थिति हमको देखने को मिली है, याद रखोगे 1922 में, ठीक है। मोहनजोदड़ो को 1922 में किसने खोजा था? अगर क्वेश्चन आ जाए तो राखलदास बनर्जी ने, ठीक है, राखलदास बनर्जी ने इनको खोजा था, ठीक है, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा,
निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? ये देखिए 2013 के प्रश्न पत्र में भी आ चुका है, 2013 की पीएससी में भी आया था, मैंने वहां पर भी इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? सा वाला B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर में देखिए 1930, 1931, 1932 तीनों में भाग लिया था। ये क्वेश्चन परीक्षा में बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन, देखिए थंबनेल का जो क्वेश्चन है ना वही क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था या एकत्रित किया था? तो कौन था? तो याद रखोगे इसमें विनायक दामोदर सावरकर। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही है। अभिनव भारत एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना 1904 में, कब? 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने कहाँ पर की थी? याद रखोगे लंदन में की थी। ठीक है, 1904 में अभिनव भारत के संगठन की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने लंदन में की थी। ठीक है, इन्हें वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें किस नाम से भी जाना जाता है? वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्रश्न इससे बनेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अगला क्वेश्चन है, सर्करिक विवाद किन दो देशों के मध्य स्थित है? सर्करिक विवाद किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। देखिए सर्करिक भारत और पाकिस्तान के मध्य एक सीमा का विवाद है। सर्करिक कहाँ पर है? तो सर्करिक गुजरात से लगी और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। ठीक है ना, जब आप इस तरीके का मैप देखते हो भारत का, तो ये जो स्थान है ना, ये जो स्थान कहलाता है जो सर्करिक स्थान है। ठीक है ना, ये विवादित स्थान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, याद रखोगे आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इससे रिलेटिव क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे? विश्व के सबसे लंबे बांधों में नागार्जुन बांध गिना जाता है। ठीक है ना, ये आंध्र प्रदेश के, याद रखोगे किस जिले में? नालगोंडा जिले में। अगर क्वेश्चन आ जाए तो नालगोंडा जिले में स्थित है। अगर जिले का नाम आ जाए तो ठीक है, नालगोंडा जिले में किस नदी पर स्थित है? ठीक है, अगर नदी पूछ ली जाए तो याद रखोगे कृष्णा नदी पर। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर स्थित है। ये किस पर? कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, इस बांध की कुल लंबाई कितनी है? 1450। याद रखोगे 1450 मीटर। 1450 मीटर। ठीक है, चलिए ये कुछ इससे प्रश्न बनेंगे। मोस्टली क्या पूछा जाता है? एक तो जिला पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पूछ लिया गया। ठीक है, जिला पूछा जाएगा, राज्य पूछा जाएगा किस राज्य में और किस नदी पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन से राज्य का हिस्सा नहीं है? देखिए उत्तराखंड में हिमालय पर्वत श्रेणी आती है, सिक्किम में आती है, हिमाचल प्रदेश में आती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं। उत्तराखंड में आती है, सिक्किम में आती है, हिमाचल प्रदेश में आती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं आती। ठीक है, तो बी वाला आंसर हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और इसके साथ साथ देखिए उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंतर्गत भी आती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत भी आती है, लेकिन ये क्या है? उत्तर प्रदेश जो है एक पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ना आते हुए मैदानी क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? मैदानों क्षेत्रों के अंतर्गत आता है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। देखिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखोगे 1936 में। कब? ये डेट भी जो मैं आपको बोलते जा रहा हूँ, कुछ पॉइंट इसके बारे में बता देता हूँ। 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। यह सबसे पहले 1316 कितना 1316 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत शामिल था, इसका टोटल क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल बढ़ चुका है। ठीक है, यह कहाँ पर स्थित था? सबसे पहले 1936 में ये छोटा सा पार्क या अभ्यारण्य के सेंचुरी के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, यह उत्तराखंड, कहाँ पर? उत्तराखंड
राज्य के, ये क्वेश्चन बनता है, उत्तराखंड राज्य के नैनीताल के नजदीक रामनगर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रामनगर में स्थित है, रामनगर जिला में यह स्थित है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखोगे। ठीक है, इसे द्वैली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, साथ साथ में याद रखोगे इसे 1957 में, क्या 1970, पहले ये द्वैली के नाम से जाना जाता था। इसको जो जिम कॉर्बेट जो नाम पड़ा ना, इसका 36 में इसकी स्थापना हो चुकी थी। इसका नामकरण जो जिम कॉर्बेट नाम पड़ा था, याद रखोगे, ये पड़ा था 1957 में। ये डेट भी आप इसके साथ साथ याद रखोगे, ठीक है ना। और 1973 में, कब, ये तीनों डेटें याद रखोगे। 1973 में से टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया था। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया था। चलिए, इस प्रकार से इससे क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र किसके साथ, भूटान देश के साथ नहीं लगती हैं? निम्नलिखित में से इनमें से भूटान राज्य के साथ इनकी सीमाएं नहीं लगती हैं। तो जरा ध्यान दिए, जरा देखिए, सिक्किम की सीमा लगती है, अरुणाचल प्रदेश की लगती है और पश्चिम बंगाल की। केवल ये तीनों ही राज्य ऐसे हैं जिसकी भूटान से सीमा लगती है, लेकिन मेघालय की सीमा नहीं लगती। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? बी आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ध्यान देना जरा, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा सन 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? यानी कि पूछा 2006 में जो हमारे पहले 2006 की पहले जो टोटल ग्रह थे उनमें से किस ग्रह को हटा दिया गया है? इन चारों में से किसको हटा दिया गया है? तो आप सभी जानते हैं कि प्लूटो ग्रह को, किसको, प्लूटो ग्रह को क्या ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है? ठीक है, इसके पहले ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है क्योंकि इसका कहा गया है, इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जो सभी ग्रह की जो स्पेशल कक्षाएं रहती हैं ना, वो प्लूटो ग्रह के पास नहीं है। इस कारण से इस प्रकार का बयान देकर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसको हटा दिया गया 2006 में। इस प्रकार से भी क्वेश्चन याद रखोगे। इसके पहले टोटल 9 ग्रह थे हमारे, अब वर्तमान में टोटल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ठीक है, 8 ग्रह हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? हिस्सा है संयुक्त राज्य अमेरिका का। ठीक है, कि संयुक्त राज्य अमेरिका का, यानी कि यूएसए का हिस्सा। देखिए, कनाडा के पास है लेकिन है हिस्सा किसका? यूएसए का है। ठीक है, याद रखोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? एंडीज पर्वत श्रेणी याद रखोगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। कहां पर? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो जरा मैं यहाँ पर देखना, जरा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। तो देखिए, कीनिया से गुजरती है, इंडोनेशिया से गुजरती है और ब्राजील से गुजरती है, लेकिन मैक्सिको से नहीं गुजरती। ठीक है, मैक्सिको से नहीं गुजरती। आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए, भूमध्य रेखा दक्षिण पूर्वी एशिया, पहले तो महाद्वीप याद रखना, दक्षिण पूर्वी एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी भाग से पूर्व से पश्चिम की ओर गुजरती है। इसके अंतर्गत आने वाले जो देश हैं, कीनिया भी है, इंडोनेशिया भी है, ब्राजील भी है। ठीक है, लेकिन मैक्सिको नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नहरों का शहर कहलाता है? कौन सा? निम्नलिखित में से कौन सा शहर नहरों का शहर कहलाता है? आंसर कौन सा हो जाएगा? याद रखोगे, कौन सा? वेनिस। कौन सा? वेनिस। देखिए, वेनिस जो है ना, वेनिस को नहरों का शहर कहा जाता है क्योंकि वेनिस शहर को, याद रखोगे, वेनिस शहर को लगभग 118 द्वीपों के आसपास से जोड़ा गया है पूरा ही पूरा। इस कारण से जो द्वीपों के मध्य जो नहरें निकली है ना, इस कारण से इसको क्या कहा जाता है? 118 द्वीपों को विभिन्न नहरों के द्वारा आपस में जोड़ा गया, इसी कारण से नहरों का शहर कहा गया है। ठीक है, इसके चारों तरफ द्वीप ही द्वीप बसे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल वोटर्स डे है? ठीक है, इन चारों में से नेशनल वोटर्स डे कौन सा है? तो 25 जनवरी। कौन सा? 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 25 जनवरी 2011 को। ठीक है, यानी 2011 से यह प्रारंभ किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, लोगों को जागरूक करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, लोगों को जागरूक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन। चलिए जरा ध्यान देना, क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में, ध्यान देना जरा, किसके बारे में? संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन गलत पूछा है? ठीक है, इन तीनों में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, चलिए तो देखते हैं, पहला देखते हैं, इसने बड़ी संख्या में, कौन सा गलत पूछा? इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। बहुत बढ़िया, पहला वाला आंसर सही है। ठीक है ना, संविधान सभा ने समितियों की मदद से काम लिया था, जिसमें प्रारूप समिति कौन सी थी? सबसे महत्वपूर्ण थी, तो पहला वाला सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था, ये भी सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। ठीक है, इसको रखते हैं अभी हम पेंडिंग में, तो पहला वाला तो ये सी हमारा गलत हो जाए, डी। और देखते हैं, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार सीमित कर दिया गया था। ठीक है, तो देखिए ये हमारा जो है गलत पूछा है इसमें, तो डी वाला भी आंसर सही है। सी वाला हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा, सी वाला, यानी कि हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए प्रश्न सी देखिए, भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया, बल्कि इसके सदस्यों का निर्वाचन विभिन्न प्रांतों के चुने गए प्रतिभागियों में से अप्रत्यक्ष विधि द्वारा हुआ था। ठीक है, इस प्रकार से जी हमारा कथन कौन सा हो जाएगा? सी वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था, तो देखिए जरा, यह राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत आती है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें दलीय व्यवस्था को महत्व दिया गया है। वास्तव में दलीय व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था है, जो कि एक व्यापक व्यवस्था है। ठीक है, इसलिए किसका अंग हो जाएगी? ये हमारी राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत। देखिए दलीय से मतलब यहाँ पर आप क्या है, जरा ध्यान देना, दलीय से मतलब यहाँ पर कौन सा? दलितों को ना समझे, नहीं आप गलत कर बैठते हैं। ठीक है ना, आप यहाँ पर दलितों को ना समझें। ठीक है, ये दलीय किसके? दल से है। ठीक है ना, किसी भी राजनीतिक दल से लिया गया है, तो इसलिए राजनीतिक व्यवस्था यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए अगला क्वेश्चन है, रेलवे जोन के लिए संसद सदस्यों की सलाहकार समिति निम्नलिखित में से किसके द्वारा गठित की गई थी? तो संसदीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा। संसदीय मामलों का मंत्रालय भारत सरकार के प्रत्येक मंत्रालय के लिए संसदीय सलाहकार समिति का गठन करता है। कौन सी समिति का? संसदीय सलाहकार समिति का गठन करता है संसदीय मंत्रालय। ठीक है, याद रखो, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। ठीक है ना, कौन कौन से? दोनों सदनों के सदन होते हैं, पहले तो इसको याद रखो, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है संसदीय समिति में। ठीक है ना, दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। प्रत्येक समिति की अध्यक्षता संबंधित मंत्रालय का मंत्री या राज्य मंत्री करता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे? इनमें से कौन प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जी.बी. मावलंकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। स्वतंत्र भारत की प्रथम जो लोकसभा के अध्यक्ष बने थे वो गणेश वासुदेव मावलंकर, जिन्हें जी.बी. मावलंकर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जी.बी. मावलंकर के नाम से भी जाना जाता है, गणेश वासुदेव मावलंकर। इनका जो कार्यकाल था याद रखोगे 1952 से 56 तक था। कब तक था? 1952 से 1956 तक था। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा,
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विद्युत उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित नहीं है, इनमें से विद्युत क्षेत्र के उत्पादन से संबंधित नहीं है। तो देखिए आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, जरा ध्यान देना डी क्या है, जरा इंग्लिश फॉर्म में इसको देखना। एनएचपीसी, एनएचपीसी क्या है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन, विद्युत उत्पादन से संबंधित संस्थान है। वास्तव में जल विद्युत क्षेत्र की कंपनी है। ठीक है ना, जल विद्युत क्षेत्र की कंपनी है। तो आंसर क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, विद्युत उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित है पूछा है। ठीक है ना, है पूछा है, तो कौन सा, डी हो जाएगा। एनएचपीसी, एनएचपीसी का फुल फॉर्म आप याद रखोगे अगर आ जाए तो, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन। ठीक है, जल विद्युत क्षेत्र की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके बदले में मुद्रा निर्गमन करती है, निर्गमन करता है। तो किसके बदले में करता है, देखिए एक तो स्वर्ण के बदले में, सही है। विदेशी प्रतिभूति के बदले भी कहता है, फॉरेन सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं हम, कुछ भी हो सकती है। और भारत सरकार की प्रतिभूति भी, या गवर्नमेंट सरकार भी सिक्योरिटी के आधार पर रिजर्व बैंक जो होता है क्या करता है, भारतीय मुद्रा का निर्गमन करता है। ठीक है, तो डी वाला आंसर हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 2017 तक है। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से कब तक, 2012 से 2017 तक है। ठीक है, याद रखोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है, किसके द्वारा की जाती है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना। तो याद रखो किसके द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। तो याद रखोगे इसको हम बोलते हैं सीएसओ, किसके द्वारा, सीएसओ के सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इस संगठन की स्थापना, सीएसओ की स्थापना, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना आप याद रखोगे 2 मई, कब, 2 मई 1951, 2 मई 1951 को की गई थी। याद रखोगे सीएसओ का मुख्यालय अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कहाँ पर है, दिल्ली में। ठीक है, सीएसओ का मुख्यालय दिल्ली में, और इसकी दूसरी शाखा अगर पूछ ली जाए तो ठीक है कहाँ पर है, कोलकाता में। दूसरी शाखा कहाँ पर, कोलकाता में। ठीक है, जो निम्नलिखित राष्ट्रीय आय की गणना करता है। ठीक है, भारत सरकार की राष्ट्रीय आय की गणना सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन श्वेत क्रांति से संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन, तो वर्गीस कुरियन, बी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्गीस कुरियन। ठीक है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, इनको श्वेत क्रांति का क्या कहा जाता है, सूत्रपात कहा जाता है। ठीक है, इस क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर वर्गीस कुरियन बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। इन्होंने क्या किया था, गुजरात में आनंद डेयरी, याद रखोगे कौन सी, गुजरात में, वर्गीस कुरियन ने ही गुजरात में, नाम है हमारा कौन सा, आनंद डेयरी। ठीक है ना, आनंद डेयरी की स्थापना की थी, आनंद डेयरी की शुरुआत की थी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। देखिए चारों ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो केंद्रीय बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, आरबीआई। ठीक है, आरबीआई भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक है। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी जो स्थापना के रूप में माना जाता है कि इसकी केंद्रीय बैंक के रूप में जब इसकी स्थापना हुई थी तो कब हुई थी, तो थोड़ा इसके बारे में, आरबीआई के बारे में थोड़ी चर्चा कर देता हूँ। 5 करोड़ रुपए के साथ, याद रखोगे 5 करोड़ रुपए के साथ 1 अप्रैल, कब, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना मानी जाती है, इसकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के द्वारा। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। ठीक है, उसके बाद 1 जनवरी, ये डेट भी आप याद रखोगे, 1 जनवरी 1949 को क्या किया गया था, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, इसका
राष्ट्रीयकरण किया। अब जब राष्ट्रीयकरण तो कब किया जाएगा, जब देश खुद राष्ट्रीय हो जाएगा या आज़ाद हो जाएगा, ठीक है। तो 1947 के बाद 1 जनवरी 1949 को क्या किया, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसकी स्थापना 5 करोड़ की राशि के साथ 1935 में की गई थी, इसकी स्थापना, ठीक है ना, आरबीआई की। इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है, ठीक है। इसका मुख्यालय मुंबई में। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, सारे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है। इनमें से सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम पूछा है, कौन सा नहीं है। तो देखिए जरा, पहला तो इसको पूरे इंग्लिश फॉर्म में देखेंगे। एनटीपीसी है, ठीक है, सेल है, बीएचईएल है, लेकिन टिस्को नहीं है, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। टाटा स्टील निजी क्षेत्र की कंपनी है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नहीं है, ठीक है ना, याद रखोगे, ठीक है। टाटा स्टील जो कंपनी है, टिस्को, याद रखोगे, जी कहाँ पर है, जमशेदपुर में है, जिसकी स्थापना 1907 में की गई थी, टाटा स्टील कंपनी की, ठीक है, जमशेदपुर में है। ये कैसी कंपनी है, याद रखोगे, ये सार्वजनिक नहीं है, सार्वजनिक नहीं है, ये कैसी है, ये निजी कंपनी है, ठीक है ना, निजी क्षेत्र की कंपनी है, टाटा कंपनी, ठीक है, निजी क्षेत्र की कंपनी है, ठीक है, याद रखोगे। और बाकी की जितनी भी कंपनी है हमारी, एनटीपीसी, सेल और बीएचईएल, ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, ठीक है, सेमी गवर्नमेंट कंपनी है, चलिए, ना कि पर्सनल कंपनी है। अब जैसे ही क्वेश्चन आ जाएगा, रिलायंस जो है, रिलायंस कैसी है, पर्सनल या निजी क्षेत्र की कंपनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, सुब्रतो कप, कौन सा, सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो याद रखो फुटबॉल से संबंधित है, किससे, फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो सुब्रतो कप है ना, याद रखोगे, जिसकी शुरुआत भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी के नाम पे की गई थी, किसके नाम पे, भारतीय एयर मार्शल कौन है, सुब्रतो मुखर्जी के नाम पर इसकी शुरुआत की गई थी, सुब्रतो कप की, जो कि फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस ओलंपिक तैराक ने अपने जीवन में 18 स्वर्ण पदक जीते हैं। निम्नलिखित में से किसने जीते हैं, तो याद रखोगे हमारा पहला ही आंसर हो जाएगा माइकल फेल्प्स में। ये क्वेश्चन हो गया हमारा कौन सा, करंट का क्वेश्चन हो गया। देखिए 2013 का सेट पेपर, ठीक है, हम लगा चुके हैं, 2012 का सेट पेपर है, ठीक है ना। 2012 में क्या हुए थे, लंदन ओलंपिक हुए थे, क्या हुए थे, लंदन ओलंपिक हुए थे, जिसमें से 18 स्वर्ण पदक जीते हुए थे, याद रखोगे इन्होंने, ठीक है ना। बहुत टोटल स्वर्ण 18 पदक है इनके नाम, ठीक है। चलिए, ये माइकल फेल्प्स से अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप याद रखोगे ये किस देश के हैं, माइकल फेल्प्स अमेरिका के हैं, ठीक है, कौन से हैं, अमेरिका देश से हैं, ठीक है। अगर इनसे क्वेश्चन आ जाए तो ये किस खेल से संबंधित है, तैराक से संबंधित है माइकल फेल्प्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, मैरी कॉम को मिला है या मिले हैं, मैरी कॉम को मिला है या मिले हैं। तो देखिए जरा, 2012 का ओलंपिक में कांस्य पदक, अर्जुन पुरस्कार, साथ साथ पद्मश्री, यानी कि सभी की सभी पुरस्कार मैरी कॉम को मिले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, कितने खिलाड़ी एक टीम के मैदान पर क्रमशः खो खो में, कबड्डी में, वॉलीबॉल में व बास्केटबॉल में होते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं नंबर्स लिख देता हूँ इनके। खो खो में कितने होते हैं, क्रमशः 9 होते हैं, ठीक है। कबड्डी में कितने होते हैं, 7 होते हैं। वॉलीबॉल में कितने होते हैं, 6 होते हैं। और बास्केटबॉल में कितने होते हैं, हमारे 5 होते हैं, ठीक है। तो अब ये आंकड़ा कहाँ पर मिल रहा है हमारे को, देखिए 9 7 6 5 का, तो 9 7 6 5 का कहाँ पर मिल रहा है, सी में मिल रहा है, ठीक है ना। सभी खिलाड़ियों के नंबर से आप याद रखोगे, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, अगला क्वेश्चन है, सन 1956 व 1964 के ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम या टीमों के गोल रक्षक का क्या नाम था। देखिए इस प्रकार के डीपली क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, लेकिन ये किसके, जिसकी कोई विशेष योगदान होगा उसी से पूछा जाता है, ठीक है। तो 56 और 64 के ओलंपिक खेलों में जो गोल रक्षक था वो थे हमारे कौन, शंकर लक्ष्मण थे। कौन थे, शंकर लक्ष्मण थे, ठीक है, याद रखोगे। इनका उपनाम अगर पूछ लिया जाता है शंकर लक्ष्मण का, याद रखोगे,
जी शंकर लक्ष्मण किस, ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, इसलिए इनका पूछा गया है। शंकर लक्ष्मण मध्य प्रदेश से संबंधित है। इनको गोलकीपर भी कहा गया है, या इसको गोली के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनका उपनाम है शंकर लक्ष्मण का, गोली के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, गोलकीपर या गोली के नाम से भी जाना जाता है शंकर लक्ष्मण को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा है? निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को नवाजा है? तो सुनील गावस्कर को। ठीक है, सुनील गावस्कर को 2012 का सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया था। जी 2012 का सेट पेपर चल रहा है, ठीक है ना, और उसी के करंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 2012 की विश्व बिलियर्ड्स स्पर्धा किसने जीती थी? तो विश्व बिलियर्ड स्पर्धा किसने जीती थी, याद रखोगे। देखिए यह क्वेश्चन 2012 का है ना, ये त्रुटिपूर्ण है। कैसा है? त्रुटिपूर्ण है। ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर जी क्वेश्चन को हटा दिया गया था, क्योंकि विश्व बिलियर्ड्स स्पर्धा 2012 में अलग अलग प्रारूप में 2 विजेता हैं। अंक एवं समय प्रारूप के विजेता क्रमशः, याद रखोगे, रूपेश शाह एवं पंकज आडवाणी हैं। तो रूपेश शाह भी आंसर सही है और पंकज आडवाणी भी सही है। देखिए जो अंक के रूप में है ना, ठीक है ना, कौन सी विश्व बिलियर्ड स्पर्धा में अंक के रूप में जैसे 2 तरीके से होती है कि सबसे ज़्यादा अंक किसके थे और सबसे कम समय किसका लगा, तो ये 2 तरीके से होती है। तो रूपेश शाह को अंक के आधार पर विश्व विजेता घोषित किया गया और पंकज आडवाणी को समय के आधार पर विश्व विजेता घोषित किया गया। तो ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, मोस्टली पंकज आडवाणी माना गया था क्योंकि ये हमारे यहाँ के थे। ठीक है ना, साथ में रूपेश शाह भी थे, लेकिन क्या कहा है कि इस क्वेश्चन को हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशियन निशानेबाजी चैंपियनशिप 2012 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? ठीक है ना, आंसर हो जाएगा हमारा कहाँ पर, दोहा में किया गया था। डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एशियन निशानेबाजी चैंपियनशिप 2012 का आयोजन 11 जनवरी से, याद रखोगे 11 जनवरी, अब ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, 2012 से लेकर 22 जनवरी तक कहाँ पर, दोहा में किया गया था। अब ये दोहा कहाँ पर है, तो याद रखोगे कतर में। कहाँ पर है? कतर में है। ठीक है, कतर देश के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम निम्नलिखित में से कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ पर है? तो याद रखोगे सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ पर, इंदौर में है। सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम इंदौर में स्थित है, मध्य प्रदेश का, जो खेल परिसाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इंडोर स्टेडियम किसके नाम से? खेल, याद रखोगे, क्वेश्चन आ जाए तो ये क्वेश्चन बन सकता है, परिसाल, खेल परिसाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सारे एमपी के क्वेश्चन चलेंगे मोस्ट ऑफ, फिर उसके बाद कंप्यूटर के क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन कहाँ पर होता है? सर्वाधिक सोयाबीन किस क्षेत्र में होता है? तो याद रखोगे मालवा के क्षेत्र में सर्वाधिक सोयाबीन होता है। ठीक है, इसलिए इसको सोया स्टेट भी कहते हैं। भारत में ही सबसे ज़्यादा सोयाबीन मध्य प्रदेश में ही होता है, याद रखोगे। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा सोयाबीन, और वो भी मालवा के क्षेत्र में। इस कारण से इसको हम सोया क्षेत्र या सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश को याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है? कौन सा जिला है? तो देखिए भिंड की करती है, सतना की करती है, शिवपुरी करती है, लेकिन श्योपुर की नहीं करती। श्योपुर की सीमा किसको लगती है? राजस्थान की सीमा को छूती है। ठीक है ना, किसको छूती है? राजस्थान की सीमा को। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है? तो देखिए ये आंकड़े अब क्या है कि अब जैसे बड़े परिवर्तन देखने को मिले हैं हमारे, कि 2013 में हमारा कौन सा, ठीक है, आगर मालवा बना था, 2018 में हमारा कौन सा, निवाड़ी बना था। तो अब जो परिवर्तन देखने को मिले, लेकिन 2012 के हिसाब से अगर जो क्वेश्चन को हम लगाएं कि सबसे छोटा जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है, तो उस समय के हिसाब से अगर देखा जाए जनसंख्या की दृष्टि सबसे छोटा जिला तो हरदा जिला था। ठीक है ना, कौन सा था? हरदा जिला था। ठीक है, याद रखना।
उस समय के हिसाब से। चलिए, और उस समय के हिसाब से सबसे छोटा दतिया था किसके हिसाब से? क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, ये दोनों मैंने आपको बता दिए, ये जनसंख्या के हिसाब से, ये क्षेत्रफल के हिसाब से। लेकिन अब ये दोनों में नाम हमारा किसका आ चुका है? निवाड़ी जिले का आ चुका है। ठीक है ना, निवाड़ी जिले का आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन से थे? क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखोगे। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल थे। ठीक है ना, जो कि 1 नवंबर 1956 को गठन के समय मध्य प्रदेश के क्या बने? मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है ना, चलिए उसके बाद चलिए, और अगर प्रथम राज्यपाल पूछ लिया जाए तो प्रथम राज्यपाल कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया। कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया, ये राज्यपाल थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से मध्य प्रदेश के ज्योतिर्लिंगों की संख्या कितनी है? मध्य प्रदेश में ज्योतिर्लिंगों की संख्या कितनी है? तो भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, और मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग है? 2 ज्योतिर्लिंग है। ठीक है ना, याद रखोगे मध्य प्रदेश में कितने? 2 ज्योतिर्लिंग है। एक तो कहाँ पर है? याद रखोगे, महाकालेश्वर। ठीक है, उज्जैन में। ठीक है, उज्जैन में कौन सा है? महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। और दूसरा कौन सा है हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग? खंडवा जिले में ओंकारेश्वर। ठीक है ना, खंडवा जिले में ओंकारेश्वर। ठीक है, चलिए तो 2 ज्योतिर्लिंग, 12 में से 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मांडू निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मांडू निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो रानी रूपमती से संबंधित है। मांडू रानी रूपमती से संबंधित है। यह किस जिले में? इससे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो धार जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, ठीक है ना, इसको पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। इसे सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको? सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी इसको जाना जाता है मांडू को। ठीक है ना, पर्यटक स्थल का है। ठीक है, यहाँ पर मांडू के जो शासक रहे बाज बहादुर और रानी रूपमती, बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कहानियों से संबंधित यह क्षेत्र रहा है। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी है? ठीक है ना, कौन सी जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी है? ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? भील जनजाति। जनसंख्या की दृष्टि से याद रखोगे, भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, जबकि दूसरी जनजाति कौन सी है? गौंड जनजाति है। ठीक है, गौंड जनजाति है जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है ना, और याद रखना, जनजाति समूह सबसे बड़ा कौन सा है? तो वो गौंड जनजाति का आता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मूर्तिकला का प्रसिद्ध स्थान फड़के स्टूडियो कहाँ पर स्थित है? निम्नलिखित में से फड़के स्टूडियो कहाँ पर है? मूर्तिकला का जो प्रसिद्ध स्थान है वो कहाँ पर स्थित है? तो याद रखो, धार जिले में। कहाँ पर? धार जिले में स्थित है। ठीक है, मूर्तिकला के लिए फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। इस स्टूडियो की जो स्थापना की थी वो याद रखोगे, इस स्टूडियो की जो स्थापना की थी वो M.R. फड़के ने की थी। किसने की थी? M.R. फड़के ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो खजुराहो में किया जाता है। कहाँ पर? खजुराहो में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लेकिन ये सबसे नजदीक जो है वो भोपाल के है, लेकिन जिला अगर पूछ लिया जाए तो रायसेन जिला आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना स्थित है? रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना मध्य प्रदेश के किस जिले में? सीहोर जिले में है। ठीक है, याद रखोगे, सीहोर जिले में। ठीक है, सीहोर जिले की एक तहसील है, इस तहसील का नाम आप याद रखोगे। सीहोर जिले की एक तहसील है बुधनी तहसील। कौन सी? बुधनी तहसील में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना स्थित है। ठीक है, जबकि भोपाल में रेलवे कोच फैक्ट्री है। ठीक है, जहाँ पर रेलवे
के डिब्बों का निर्माण किया जाता है। भोपाल में रेलवे कोच फैक्ट्री है जहाँ पर रेलवे के डिब्बों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो कौन सी है हमारी? तो याद रखोगे उमा भारती, ठीक है ना। उमा भारती बीजेपी दल से, किससे? बीजेपी दल से मध्य प्रदेश में निर्वाचित होने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री हैं, ठीक है ना। ये कब से कब तक रही थी? ये रही थी हमारी, याद रखोगे 2003 से 2004 के मध्य रही थी, ठीक है। इतना डेट आप याद रख लेना, ये पहली महिला थी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलदीप योजना कौन सी? जलदीप योजना मध्य प्रदेश शासन ने प्रारंभिक तौर पर किस जलाशय से प्रारंभ की थी? मध्य प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से जलदीप योजना किस सागर से प्रारंभ की थी? तो याद रखोगे इंदिरा सागर से की थी, ठीक है ना। इंदिरा सागर से की थी, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पुनासा में नर्मदा नदी पर निर्मित प्रदेश की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना इंदिरा सागर में, ठीक है ना, मछली पालन को प्रोत्साहन करने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा जलदीप योजना प्रारंभ की गई थी, ठीक है ना। पूछा जाए तो ये क्वेश्चन किस जिले में स्थित है? याद रखोगे यह योजना खंडवा जिले में, ठीक है ना, खंडवा जिले के पुनासा में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इंदिरा सागर परियोजना। और नदी कौन सी हो जाएगी हमारी? नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में देखिए, ये याद रखोगे वर्तमान में पूछा है तो ये क्वेश्चन अब जो 2012 के हिसाब से है, ठीक है ना। किसके हिसाब से? 2012 तक है, लेकिन याद रखें 2012 के हिसाब से जो मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं वो कौन? ईश्वरदास रोणी थे, ठीक है ना, 2012 में। लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 2020 में वर्तमान में मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कौन है, ठीक है ना। वर्तमान में मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप मुझे जल्दी से बताएं, ठीक है ना। ये 2012 के हैं तो वो थे ईश्वरदास रोहिणी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के विभाजन के समय मुख्यमंत्री कौन था? ठीक है ना, आंसर लिखोगे दिग्विजय सिंह था। कौन था? दिग्विजय सिंह था, ठीक है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के विभाजन के समय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिलायंस समूह को मध्य प्रदेश में कोल बेड मीथेन के भंडार कहां पर मिले हैं? रिलायंस समूह को मध्य प्रदेश में कोल बेड मीथेन के भंडार कहाँ पर मिले हैं? तो याद रखोगे रिलायंस समूह जो है एक निजी क्षेत्र कंपनी है, ठीक है ना, सोहागपुर में। कहाँ पर? सोहागपुर में इनको क्या मिले हैं? सोहागपुर में कौन सा जिला हो जाएगा? सोहागपुर में अंतर्गत जो आता है वो आता है शहडोल जिला, ठीक है, शहडोल जिला। यानी कि सोहागपुर में इनको कोल बेड मीथेन के यहाँ पर क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी सोहागपुर किसके अंतर्गत आता है? शहडोल जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय म्यूजियम कहाँ पर है? तो याद रखोगे म्यूजियम भोपाल में स्थित है, ठीक है ना। कहाँ पर है दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना याद रखोगे, इसकी स्थापना, इस संग्रहालय की स्थापना 30 दिसंबर 1997 को 30 दिसंबर 1997 को की गई थी, ठीक है। इसके प्रथम अध्यक्ष कमलेश्वर भी थे। ये क्वेश्चन अब पूछा नहीं जाएगा, बस स्थान और इसकी स्थापना पूछ ली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांची का स्तूप निर्माण किसने करवाया था? जो सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था वो किस शासक ने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था, ठीक है। अशोक ने, मौर्य सम्राट अशोक ने, ठीक है। याद रखोगे इसका 3री शताब्दी ईसा पूर्व के समय, 3री शताब्दी ईसा पूर्व के समय, ठीक है, सांची के स्तूपों का निर्माण इसने करवाया था। ये किस जिले में? रायसेन जिले में, ठीक है ना, रायसेन जिले में, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे हैं? बेतवा नदी के किनारे हैं, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ ली जाती हैं। विश्व धरोहर सूची में इन्हें कब शामिल किया गया था? याद रखोगे यूनेस्को ने इनको
1989 यानी 1989 में विश्व धरोहर सूची में इनको क्या किया था, शामिल किया था। ठीक है, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का महालेखाकार कार्यालय एजीएमपी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, महालेखाकार कार्यालय जो कैग है ना, वो हमारा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखेंगे हम। अगला है हमारा, आरसीबी नरोहा प्रशासनिक एकेडमी किस शहर में स्थित है? आरसीबी नरोहा प्रशासनिक एकेडमी किस शहर में स्थित है? भोपाल में स्थित है। कौन से? भोपाल में स्थित है। इस एकेडमी की स्थापना राज्य सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए की गई थी 1966 में। जो राज्य सेवा, जैसे आप एमपीपीएससी से अधिकारी बने होंगे तो इसके लिए आपको कहाँ पर इसकी स्थापना कब की गई थी? भोपाल में की गई थी 1966 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपने इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है? तो याद रखोगे HTTP प्रोटोकॉल के द्वारा। ठीक है, कौन के प्रोटोकॉल के द्वारा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के द्वारा किसमें पहुंचा जा सकता है? वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वैलिड डोमेन नेम एक्सटेंशन है? तो देखिए .com है, ठीक, कॉमर्शियल के लिए, .government है गवर्नमेंट के लिए, .net है इंटरनेट के लिए। ठीक है, यानी उपरोक्त सभी की सभी कैसे डोमेन है? एक्सटेंशंस डोमेन है। ठीक है, वैलिड डोमेन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, URL का विस्तृत रूप क्या होता है? URL का विस्तृत रूप होता है, यहाँ पे आप URL को यहाँ से इंग्लिश के फॉर्म से उठाइए जरा। देखिए इंग्लिश के फॉर्म से उठाएंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? ईमेल का विस्तृत रूप है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है? निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल सेवा प्रदाता निःशुल्क? आंसर हो जाएगा हॉटमेल भी है, रेडिफ भी है और याहू भी है, यानी कि सभी की सभी हैं, यानी कि सभी की सभी हैं। ठीक है, चलिए इसके साथ साथ नेक्स्ट देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, HTML का विस्तृत रूप क्या है? HTML जैसे मैंने ऊपर ही बताया, देखिए HTTP का बता दिया। HTML का विस्तृत रूप क्या है? यहाँ पर देखिए जरा, HTML का विस्तृत रूप हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं हम। आज का अंतिम प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाई जाती है? तो विश्व एड्स दिवस, ठीक है ना, किस तारीख को मनाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताइए किस तारीख को मनाई जाती है। ये क्वेश्चन जो आपके लिए मैं दे रहा हूँ, ठीक है, आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कि विश्व एड्स दिवस किस तारीख को मनाई जाती है। ठीक है ना, जल्दी से ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताएं। बहुत ही सिंपल है, मैं आपको एक, ठीक है ना, विश्व एड्स दिवस, चलिए ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये आज का आपका लास्ट अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसके पहले हमने ऑलरेडी आपको बताया। इसी के साथ साथ बाकी के डेट भी आप क्या करोगे, याद रखोगे। बाकी के डेट्स भी आप क्या रखोगे, या इसकी मैं आपको थोड़ी सी विश्व एड्स दिवस के बारे में जानकारी दे देता हूँ कि इसकी शुरुआत जो हुई थी ना, आपको डेट बताना है बस। इसकी शुरुआत 1988 से इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी शुरुआत किसने की थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, WHO ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी शुरुआत की थी। बस आपको इसकी इन चारों में से क्या बताना है, डेट बताना है। साल मैंने आपको बता दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ठीक है, नालंदा एकेडमी से आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करें और शेयर आप जरूर
करें फ्रेंड्स। ठीक है, इसके साथ आप कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चन पूछिए और बताइए कि आपको कौन से सेट पेपर की सीरीज तैयार करना है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए